नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। पंजाब में राहुल गांधी का हल्ला बोल, कहा सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं पीएम मोदी। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा कि डीएम पर कब करेंगे योगी कार्रवाई। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चंद्रशेखर आजाद ने की यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग और सीबीआई को कहा सरकार का तोता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग हाथरस के कांड के बाद उठ रहा है। तो हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार को सख्ती से इस अपराध के खिलाफ कार्य करना चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पंजाब में राहुल का हल्ला बोल, कहा सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र में संसद से पास हुए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार की पुरजोर खिलाफत कर रहे हैं। कांग्रेस इन दिनों पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा निकाल रही है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भी शिरकत कर रहे हैं। सोमवार को पंजाब के भवानीगढ़ से समाना के लिए ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत हुई। अपनी खेती बचाओ यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने पंजाब में एक जनसभा को भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 6 साल से ये सरकार गरीबों, मजदूरों और किसानों पर एक के बाद एक आक्रमण कर रही है। अगर आप इनकी नीतियां देखें तो एक भी नीति ऐसी नहीं है जो गरीब जनता को फायदा पहुंचा सके। राहुल गांधी ने कहा नोटबंदी के बाद जीएसटी लाए। अब आप किसी भी छोटे दुकानदार या छोटे व्यापारी से पूछिए कि जीएसटी से क्या हुआ। आज तक छोटा दुकानदार या व्यापारी जीएसटी को समझ नहीं पाया है। कोरोना काल में हुई दिक्कतों की बात उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कोरोना के समय में हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि गरीबों की मदद कीजिए। भूखे मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। हमने कहा कि छोटे व्यापारियों की मदद कीजिए, लेकिन मोदी जी ने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया। किसानों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन कानूनों को इस संकट के वक्त ही क्यों लाया गया। जल्दी किस बात की थी? इसलिए क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि अगर किसान और मजदूर के पेट पर कुल्हाड़ी मारी जाए तो वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ इस सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं। जहां उन्हें एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, वहीं इन 3 कानूनों से वह किसानों और मजदूरों को मार रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए राहुल गांधी ने कहा किसान के पास बस 2 ही विकल्प होंगे, अडानी या अंबानी। अब आप बताओ, क्या एक किसान उनसे लड़ सकता है? क्या उनसे बातचीत कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सब खत्म हो जाएगा और यही मोदी जी का लक्ष्य है। मैं यहाँ सिर्फ किसानों और मजदूरों के लिए नहीं खड़ा, बल्कि हिंदुस्तान की समस्त जनता के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि नुकसान सिर्फ किसान या मजदूर वर्ग का नहीं बल्कि पूरे देश का होने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस पार्टी अब पीछे नहीं हटने वाली। मोदी जी, आपको समझना होगा कि किसान मजदूर की शक्ति क्या है। ये सब कोरोना के डर से घर पर नहीं बैठने वाले, बल्कि अब सड़कों पर उतरेंगे, आपकी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और इन कानूनों को रद्द करके दिखाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा डीएम पर कार्रवाई कब। जी हां दोस्तों, हाथरस कांड को लेकर सियासत जारी है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कल यूपी के सीएम साहब ने संवाद से समस्याओं को हल करने की बात कही, तो क्या वो पीड़ित परिवार की बात सुनेंगे? हाथरस डीएम पर कार्रवाई कब, न्यायिक जाँच के आदेश कब? प्रियंका ने यह भी कहा कि न्याय की पहली सीढ़ी है पीड़ित लड़की की बात सुनना। वास्तविकता ये है कि बीजेपी आज भी लड़के के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। इससे पहले हाथरस के जिलाधिकारी के निलंबन की मांग करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था कि हाथरस के पीड़ित परिवार के अनुसार सबसे बुरा बर्ताव डीएम का था। उन्हें कौन बचा रहा है? उन्हें अविलंब बर्खास्त कर पूरे मामले में उसकी भूमिका की जांच की जाए। उन्होंने कहा था कि परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, तब क्यों सीबीआई जांच का हल्ला कर एसआईटी की जांच जारी है? यूपी सरकार यदि जरा भी नींद से जागी है तो उसे परिवार की बात सुननी चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बीते शनिवार अपने भाई राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने परिवार का हाल जाना और उनके साथ तकरीबन 1 घंटे तक रही थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चंद्रशेखर आजाद ने की यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सीबीआई को कहा सरकार का तोता। जी हां दोस्तों, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हाथरस प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वह सरकार का तोता है। उन्होंने मांग की है कि हाथरस प्रकरण की जाँच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों का पैनल करें। उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश में जातिगत दंगे
कराने की साजिश कर रही है। यूपी सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। चंद्रशेखर ने कहा कि जांच करने वाले जज भी दलित समाज से होंगे तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है। उन्होंने कहा कि हाथरस में एक समुदाय विशेष दलितों के खिलाफ पंचायत कर रहा है और सरकार मौन बैठी है। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने पीड़ित परिवार को अपने साथ सहारनपुर या दिल्ली अपने घर लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्याय नहीं मिलने पर वे यूपी विधानसभा का घेराव करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि लखनऊ में सामान्य वर्ग के विवेक तिवारी की हत्या पर सरकार ने तत्काल सरकारी नौकरी दे दी, लेकिन हाथरस दुष्कर्म में पीड़ित परिवार को दलित होने की वजह से अब तक नौकरी नहीं दी गई। सरकार जाति के आधार पर कार्रवाई कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी से बदसलूकी को लेकर एनसीडब्ल्यू सख्त, यूपी पुलिस से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में शिकार हुई युवती के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक पुलिसकर्मी ने उनके कपड़े पकड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस की बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद कांग्रेस ने कथित रूप से बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रियंका गांधी के साथ कथित धक्का मुक्की को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से जवाब मांगा है। महिला आयोग ने कहा कि इस तरह का असंवेदनशील व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, विपक्ष में रहते वक्त भाजपा ने केंद्र के कानून को किया था खारिज, अब उसे ही हथियार बनाएगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्यों में इसकी कानूनी तोड़ निकालने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले दिनों पार्टी द्वारा शासित राज्यों से कहा था कि वे अपने यहाँ केंद्र के कानून को खारिज करने के लिए नया कानून बनाएं। ऐसा करना संविधान के दायरे में है। अब पार्टी शासित राज्य इस उद्देश्य के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की कानूनी टीम ने पिछले हफ्ते इस संबंध में एक कानून का मसौदा तैयार किया था। पार्टी के एक सूत्र ने कहा, कांग्रेस शासित राज्य केंद्र के नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे अपने अपने राज्यों में केंद्र के नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वे इन कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए अपनी राज्य विधानसभाओं में एक नया विधेयक लाएंगे। हाल ही में केंद्र द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों का कांग्रेस सख्त विरोध कर रही है और वह इन कानूनों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही में पार्टी शासित राज्यों को अपनी अपनी विधानसभाओं में संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत कानून पारित करने की सलाह दी थी। कांग्रेस का दावा है कि अनुच्छेद 254(2) किसी राज्य विधानसभा को संसद के कानून के प्रतिकूल कानून बनाने की अनुमति देता है। इस प्रावधान का इस्तेमाल भाजपा ने संप्रक्त सरकार द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ किया था। सूत्रों ने बताया कि एक और जहां कांग्रेस शासित राज्य इस संबंध में कानून पारित करने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ गैर राजक शासित राज्यों के भी ऐसा करने की संभावना है, क्योंकि वे केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में फूट, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी एलजेपी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और लेकिन एनडीए में घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा अब तक फाइनल नहीं हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी सीट बंटवारे को लेकर लगातार दबाव बना रही है, लेकिन उसे कामयाबी मिलती नहीं दिखी तो उसने एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया। अब पार्टी ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। चुनाव से पहले एनडीए में फूट पड़ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी ने रविवार को फैसला लिया है कि पार्टी एनडीए गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार की अगुवाई में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास पासवान से भी बड़े मौसम वैज्ञानिक निकले चिराग, नीतीश की हार देख पहले ही छोड़ दिया साथ कांग्रेस। जी हां दोस्तों, लोजपा के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का साथ छोड़ने पर कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि चिराग को पता है कि नीतीश कुमार की हार सुनिश्चित है। रामविलास पासवान से बड़े मौसम वैज्ञानिक चिराग पासवान निकल गए। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भली भांति जानते हैं कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की हार सुनिश्चित है, इसीलिए समय पर उन्होंने राजग छोड़ने का सही निर्णय लिया है। चिराग पासवान के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि वे अपने पिता रामविलास पासवान से भी बड़े मौसम वैज्ञानिक निकले। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अच्छी तरह से जान रहे हैं कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बजाय चिराग पासवान उनके चेहरे के खिलाफ जेडीयू उम्मीदवारों के विरुद्ध प्रत्याशी देने का निर्णय लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि जब राज्य के एक घटक दल लोजपा को ही नीतीश कुमार का चेहरा उनकी 7 निश्चय योजना तथा उनके अब तक किए गए
तथाकथित विकास के कार्य पसंद नहीं है तो फिर भला बिहार के आम जनता को क्यों होगा। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस चुनाव में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की भांति बिहार की आम जनता भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के असली चेहरे को देख चुकी है। आज जिस प्रकार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का परित्याग किया है, इस चुनाव में उसी प्रकार बिहार की जनता भी नीतीश कुमार तथा उनकी पार्टी जेडीयू का पूरी तरह से परित्याग कर देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास की हालत नाजुक, चिराग ने किया भावुक ट्वीट, पीएम मोदी व अमित शाह ने जाना हाल। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की हालत नाजुक है। अचानक तबियत बिगड़ जाने के कारण देर रात दिल्ली के एक अस्पताल में उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। पिता की तबियत खराब हो जाने के कारण एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक को स्थगित कर अस्पताल जाना पड़ा। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक अब आज होने जा रही है। इस बीच चिराग पासवान ने मुश्किल घड़ी में सहयोग के लिए साथ खड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए भावुक ट्वीट किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी रैलियों के लिए 47 खुले मैदान और 19 हॉल को किया चिन्हित। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 47 खुले मैदान और 19 हॉल्स को जनसभाओं के लिए चिन्हित कर लिया गया है। पटना जिला प्रशासन ने राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जाने वाली जनसभाएं करने के लिए इन जगहों की पहचान कर ली है। राज्य के उच्च अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि जनसभाओं के लिए जारी दिशा निर्देशों में यह साफ कहा गया है कि किसी भी सभा में जगह के आकार के बावजूद 100 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जिला प्रशासन ने अभी तक 47 खुले मैदान और 19 हॉल्स की पहचान कर ली है। कुमार रवि ने बताया कि इन जगहों पर राजनीतिक पार्टियां आगामी चुनाव के लिए अपनी जनसभाएं आयोजित कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टियां अगर और मैदानों या हॉल्स के लिए सुझाव देंगी तो उसके लिए जिला प्रशासन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कुमार रवि ने बताया कि केंद्र सरकार की हालिया गाइडलाइंस के मुताबिक 15 अक्टूबर से किसी भी हॉल में 200 लोगों को आमंत्रित करने की अनुमति मिल जाएगी और खुले मैदान में लोगों की संख्या की कोई तय सीमा नहीं होगी। बता दें कि बिहार चुनाव में 3 चरणों में 243 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को 71 सीटों के लिए, दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार, हुआ सीटों का बंटवारा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुना गया है। तेजस्वी ही महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है। बिहार में इस महीने के अंत में पहले चरण का चुनाव होना है। तेजस्वी यादव विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पार्टी कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव और राज्यसभा सांसद मनोज झा भी मौजूद थे। सबसे पहले हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के लिए शोक व्यक्त करने के लिए मौन रखा गया। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के हिस्से आई हैं। वहीं महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं कांग्रेस के खाते में 70 सीटें होंगी। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के हिस्से आई है, जबकि दूसरे नंबर कांग्रेस, वही वाल्मीकि नगर में लोकसभा उपचुनाव की सीट भी कांग्रेस को मिली है। इसके बाद सीपीआई माले को ज्यादा सीटें मिली है। इन 3 बड़ी पार्टियों के बाद सीपीआई और सीपीआई के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। वहीं आरजेडी के हिस्से से ही वीआईपी और जीएमएम को सीटें मिलेंगी। हालांकि सीट बंटवारे से नाराज वीआईपी अलग हो गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, जिस दिन सत्ता में आए कूड़ेदान में फेंक देंगे तीनों कृषि कानून। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर हमला बोला है। पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार को ये बिल पास कराना ही था तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने कहा कि वे किसानों को गारंटी देना चाहते हैं कि जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आई उस दिन इन तीनों काले कानून को खत्म कर देगी और इन कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देगी। किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे पंजाब के किसानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस देश भर के किसानों के साथ खड़ी है और कांग्रेस 1 इंच भी अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है और चाहती है कि खेती का पूरा बाजार अंबानी और अडानी के हवाले कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। राहुल ने कहा यदि किसान इन नए कानूनों से खुश है तो देश भर में किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, पंजाब में किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि कोरोना काल में इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जल्दबाजी थी।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वे ये मानते हैं कि किसानों की उपज खरीदने के लिए बने मौजूदा सिस्टम में खामी है, लेकिन इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। इसे नष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सिस्टम नष्ट हो गया तो किसानों के पास कुछ नहीं बचेगा और किसानों को सीधा अंबानी और अडानी से बात करनी पड़ेगी और इस बातचीत में किसान मारा जाएगा। ये मोदी नहीं, अंबानी अडानी की सरकार है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन ये गलत है, ये अंबानी और अडानी की सरकार है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी चलाते हैं, जीवन देते हैं, इसके लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। राहुल ने कहा कि मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये मोदी जी को समर्थन देते हैं। इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्रैक्टर यात्रा भी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, हाथरस कांड की सीबीआई जांच के बाद अब कांग्रेस ने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि जांच पर कोई सवाल न उठा सके। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपने ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस ने दिखाई ताकत तो सीबीआई जांच पर मजबूर हुई यूपी सरकार, पर हमारी मांग है कि सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की देखरेख में ही कराया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को हाथरस जाने के दौरान यहां डीएनडी फ्लाईओवर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हंगामा करने को लेकर करीब 500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर धारा 144 का उल्लंघन करने और महामारी अधिनियम के तहत यह मामला शनिवार देर रात थाना सेक्टर 20 में दर्ज किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस केस, राहुल प्रियंका से दुर्व्यवहार को लेकर कांग्रेस सोमवार को करेगी मौन सत्याग्रह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सुबह 2 घंटे का मौन सत्याग्रह करेगी और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करेगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही मनमानी और असंवैधानिक कृत्यों के जवाब में 5 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक मौन सत्याग्रह करेगी और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करेगी। डोटासरा ने इस संबंध में सभी जिलाध्यक्षों एवं जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर सोमवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण मौन सत्याग्रह करने का निर्देश दिया। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के मकसद से जन आंदोलन की शुरुआत करने के लिए बीकानेर पहुंचे डोटासरा ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि विधेयकों में जो प्रावधान किए हैं वे किसानों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर दिया जाएगा तो किसान को उसका मेहनत का मूल्य कैसे मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह अडानी और अंबानी सहित बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का षड्यंत्र है, जिसके खिलाफ किसान खड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी किसान के साथ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब से शुरू हुई खेती बचाओ यात्रा, ट्रैक्टर पर सवार हुए राहुल गांधी, सीएम अमरिंदर। जी हां दोस्तों, नए किसान कानून के खिलाफ कांग्रेस ने आज पंजाब से खेती बचाओ यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीएम अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत कई नेता ट्रैक्टर पर सवार हुए और ट्रैक्टर रैली का हिस्सा बने। ट्रैक्टरों के इस लंबे काफिले में कांग्रेस के कई सांसद, वरिष्ठ नेता, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लोग ट्रैक्टर चलाते नजर आए। राहुल गांधी ने सबसे पहले मोगा में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों का विरोध करती रहेगी और किसानों का साथ देती रहेगी जब तक सरकार उनकी एमएसपी की मांग नहीं मान लेती। बता दें कि राहुल गांधी कल हाथरस में थे और आज पंजाब और हरियाणा के 3 दिवसीय दौरे पर है। पंजाब के मोगा इस ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत हुई। ये यात्रा हरियाणा से गुजरती हुई दिल्ली तक जाएगी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज लुधियाना में को संबोधित करते हुए काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब वह राहुल गांधी को सबसे पहले मिले थे तो वह एक छोटे बच्चे थे, पर अपनी खिलौना जो भी गाड़ी थी उसको ठीक कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, राहुल गांधी की शख्सियत एक बहुत सुलझी हुई शख्सियत है, यही शख्सियत इस देश को आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अकाल पुरख के चरणों में अरदास यात्री प्रार्थना यानी प्रार्थना है कि वाहेगुरु इस शख्सियत को हमारे हिंदुस्तान में फतेह बख्श, ताकि हम इस देश को ऐसी हुकूमत बनाए जहां पर हर एक हिंदुस्तानी एक बराबर समझा जाए। खेती बचाओ यात्रा के दौरान किसान जगह जगह पर राहुल गांधी को मिट्टी मक्का दान दे रहे हैं। हर नुक्कड़ और चौराहे पर किसान राहुल गांधी का स्वागत करते नजर आए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली बीजेपी में बगावत की सुगबुगाहट, बिहार में एनडीए में खटपट।
जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट की नई टीम में कुछ नेताओं का चयन न होने से पार्टी में अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना और दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ चुके तजिंदर पाल सिंह बग्गा जैसे नामों ने नई टीम के गठन के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद की है। बग्गा ने तो सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। दूसरी तरफ बिहार में भी एनडीए के बीच खटपट की खबरें हैं। दरअसल लोजपा और जेडीयू के बीच तकरार की वजह से राज्य में अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। इससे भाजपा को भी नुकसान का खतरा सता रहा है। दिल्ली में क्यों नाराज है संगठन के नेता? दिल्ली भाजपा ने गुरुवार को ही अपने पदाधिकारियों की नई लिस्ट निकाली। इसमें कुलजीत चहल, दिनेश प्रताप सिंह और हर्ष मल्होत्रा को महासचिव नियुक्त किया गया, जबकि 8 उपाध्यक्ष, 8 सचिव और 10 प्रवक्ताओं के नामों की भी घोषणा की गई। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना ने इस नई लिस्ट के आने के बाद प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने की धमकी तक दे डाली। वे इस पद पर पिछले 10 साल से हैं और फिर से पदाधिकारी बनने की इच्छा जता चुके थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।